ओके, पावर के लिए लिखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर, dw अपॉन dt, या वर्क डन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज पावर। एवरेज पावर के अंदर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 लिखेंगे तो इंस्टेंट पावर मिलेगा। ओके, और ये जो फॉर्मूला है इसमें वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट रखेंगे। सपोज फोर्स on given object remain constant, so now dr upon dt is a velocity, force vector, velocity vector, and the product between f and v is a dot product, मतलब स्केलर प्रोडक्ट। तो पावर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब एक तो वर्क अपॉन टाइम पावर, फोर्स इनटू वेलोसिटी आल्सो पावर। यहां से हमने लिखा था जूल अपॉन सेकंड इट्स कॉल्ड वाट। ओके, और ये जो हमने यूनिट लिखी, सॉरी ये जो इक्वेशन लिखा इससे हमने लिखा कि स्केलर है। बाद में बताते कि इससे एक और भी यूनिट कंप्लीट कर सकते हैं जो ब्रिटिश सिस्टम होती है 1 HP हॉर्स पावर 746 वाट, 746 वाट, मतलब हॉर्स पावर इज अ यूनिट ऑफ पावर, और इसमें वाट कितना होगा 746। आई कल एक होमवर्क दिया था, क्या लिखा था, एक और यूनिट आपको चेक करके लाना था, याद है सब कुछ? डोंकी पावर सर। यस, यूनिट है कि नहीं है पहले ही बताओ। हाँ सर है, और वॉल्ट के लिए यूज होता है। यस सर। डोंकी पावर आल्सो यूनिट ऑफ पावर, पावर के लिए ही है सर। हाँ पावर के लिए। और मैग्नीट्यूड कितना है सर? अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द हॉर्स पावर होता है। 1/3 ऑफ हॉर्स पावर होता है। क्लियर? इसका मतलब कि जो नॉलेज में उससे भी ज्यादा कुछ है। कल HP लिखा था इसलिए मैंने आपको बताया कि ये भी चेक करो, आपको पता चलेगा कि ऐसी भी यूनिट है, वो भी पावर की है। ओके, तो इसका मतलब कि हॉर्स पावर की तरह डोंकी पावर की है, लेकिन रूटीन में यूज नहीं होता। HP है मोटर के लिए, 4 व्हीलर 2 व्हीलर व्हीकल की कैपेसिटी के लिए HP अभी भी यूज होता है, और इसके लिए 746 वाट। इट इज और जो इक्वेशन नॉर्मल लिख रहा होता है पावर का, वो तो वर्क अपॉन टाइम है, तो वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम भी लिख सकते हैं। तो इससे हम लोगों ने kWh यूनिट बनाई, किलोवाट आवर, और किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। इलेक्ट्रिसिटी में इसको 1 यूनिट बताया जाता है, और दोनों के लिए 3.6 10⁶ जूल, मतलब kWh वो एनर्जी की यूनिट है। यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट किया, मतलब हो गया था, यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट किया था। क्लियर? आज आगे कोलाइजन। हेलो, आगे जो पावर के अंदर कंप्लीट करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेडी है या सेकंड मोशन में है या दो मोशन में है, जब कोलाइड होंगे, ये कोलाइजन दो टाइप के बताए, इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक। इलास्टिक कोलाइजन, नॉन इलास्टिक कोलाइजन। ओके, और इन लोगों ने अलग दिया है, इलास्टिक दिया, इनइलास्टिक दिया, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलाइजन भी बताया है। लेकिन नॉर्मली दो डिवीजन बनेगी, इलास्टिक नॉन इलास्टिक करके कंप्लीट कर सकते हैं। इलास्टिक कोलाइजन का मतलब जब भी दो ऑब्जेक्ट कोलाइड होंगे तो सबसे पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वो 100% फॉलो होता है। उन्होंने सबसे पहले तो यही हमको कंप्लीट करके दिया, एक्सप्लेन द टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन an elastic collision and also explain the inelastic collision and completely inelastic collision. ओके, तो उसने बताया कि सपोज इनिशियल मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट के लिए डेल्टा P1 करके इसने लिखा, सो F12 into delta T. What is F12? Not 12, F12. Force on first object with respect to second. Force on first object with respect to second is called F12. Similarly, momentum of second is F21 into delta T.
F इंटू डेल्टा टी या F इंटू डेल्टा, ये जो भी लिखा है ये इम्पल्स ऑफ फोर्स, ये क्या है, इम्पल्स ऑफ फोर्स। अब उन लोगों ने बताया कि नॉर्मली अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्या लिखेंगे, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ओके, अब इस कंडीशन के अंदर सपोज आपने टाइमिंग तो इक्वल ही है, कंपैरिजन करनी तो कंपैरिजन किसकी होगी, तो उन लोगों ने लिख के दिया कि डेल्टा P1, ऐसे तो डेल्टा P1 डिवाइड बाई P1 डेल्टा T होना चाहिए, डेल्टा P2 डिवाइड बाई डेल्टा T, लेकिन डेल्टा T इक्वल है इसलिए आपको लिख के नहीं दिया। ओके, लेकिन ये क्या होगा, माइनस, इसका मतलब डेल्टा P1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P2 एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 एंड इक्वल टू 0। इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट की एडिशन करो, 0 हो जाएगा, मतलब मोमेंटम कंजर्व होता है। जब दो ऑब्जेक्ट कोलाइड होंगे तो इसका मतलब मोमेंटम चेंज नहीं होगा। एक चीज और याद रखो, ऐसे दो रूल है जो कंजर्व होते हैं। टेक्स्ट में आपको मोमेंटम दिया, लेकिन टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम किसी भी टाइप की कोलाइजन के अंदर रिमेन कांस्टेंट। फिर से बता रहा हूं, क्या क्या दिया, टोटल मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व। ओके, अब वो उन लोगों ने डेफिनेशन दी, तीनों डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट बता इलास्टिक कोलाइजन, द कोलाइजन इन विच द टोटल लीनियर मोमेंटम and total kinetic energy is conserved, then collision is known as an elastic collision. फिर से क्या लिख के दिया, जब दो ऑब्जेक्ट कोलाइड होंगे या एक स्टेडी है दूसरा मोशन करके आगे कोलाइड होता है, तो इस कोलाइजन के अंदर टोटल मोमेंटम एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, मतलब ऐसा भी हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि इलास्टिक सॉरी कोलाइजन से पहले की काइनेटिक एनर्जी और कोलाइड होने के बाद की काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये इलास्टिक कोलाइजन होगा। तो बोलेंगे सर आपने मोमेंटम तो बताया ही नहीं। मोमेंटम मैंने इसलिए नहीं बताया, किसी भी टाइप की कोलाइजन में मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व होगा, इसलिए इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। तो इलास्टिक कोलाइजन मतलब कोलाइजन से पहले और कोलाइड होने के बाद टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, इसको इलास्टिक कोलाइजन। अब इलास्टिक कोलाइजन, लेकिन देखो इलास्टिक कोलाइजन में और एक स्टेटमेंट है, it is true for conservative force, it is true for conservative force। okay, conservative force कौन सा, conservative force conservative field ऐसा हमने पढ़ा था, याद है ऐसा कुछ इस चैप्टर में? कंजर्वेटिव फील्ड कौन सी कंजर्वेटिव फील्ड है और कौन से नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, वो भी लिख के दिया था, बता के एमसीक्यू में चाहिए है कुछ यार? Yes, sir. अब देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पता है कंजर्वेटिव फील्ड के बिना तो आगे कैसे अब कंप्लीट करेंगे। जिस फील्ड के अंदर वर्क डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। The work depend on only initial and final position, does not depend on path। उस फील्ड को क्या बताएंगे, कंजर्वेटिव फील्ड। उस फोर्स को क्या बताएंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। कौन कौन सी फील्ड और फोर्स कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, तीनों फील्ड तीनों फोर्स कंजर्वेटिव है। लेकिन फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स होता है वो सभी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में होंगे। लिखा है इट इज ट्रू फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, इलास्टिक कोलाइजन ओनली ट्रू फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, नाउ सेकंड डेफिनेशन is the inelastic collision, collision in which the total linear momentum is a conserved but kinetic energy is not conserved, then this collision is known as the inelastic collision। अब मैंने पहले ही आपको बताया था, आप डेफिनेशन से एक बार वो मोमेंटम साइड में कर दो। क्यों कि मोमेंटम तो ऑलवेज हर कोलाइजन के अंदर कंजर्व होता है। इलास्टिक कोलाइजन की डेफिनेशन क्या, कोलाइड होने के पहले कोलाइड होने के बाद काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, मतलब इलास्टिक कोलाइजन। अब इसमें क्या दिया
कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, मतलब वो इनर्जी, मोमेंटम तो कंजर्व होता ही है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि कोलाइड होने से पहले जो काइनेटिक एनर्जी वो कोलाइड होने के बाद लॉस होगी। लॉस कहाँ होगी? सपोज एक ऑब्जेक्ट स्टेडी है, m2 मास स्टेडी है, m1 मास v1 वेलोसिटी से मोशन करता है और इसके साथ कोलाइड हुआ। ओके, तो इनिशियल इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी? 1/2 m1 v1 स्क्वायर, बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 0 बिकॉज स्टेडी है, सो v2 इक्वल टू 0। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 v1 स्क्वायर। कोलाइड होते वक्त थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब इंटरनल एनर्जी भी हमने यहाँ पढ़ा था। इंटरनल एनर्जी मतलब मैंने आपको बताया था कि मैकेनिकल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी इक्वल है। एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी, एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी की एडिशन को मैकेनिकल एनर्जी बताया जाएगा। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी के एडिशन को इंटरनल एनर्जी बताया जाएगा। इंटरनल मतलब कि जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में स्टेडी है तो उसको इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी बताएंगे। ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन्स और सब मोशन करेंगे या टेम्परेचर के हिसाब से किसी भी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल रैंडम मोशन करेंगे, ये सबकी काइनेटिक एनर्जी होती है, वो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। ऑब्जेक्ट तो हमको स्टेडी, चलो ये ऑब्जेक्ट स्टेडी दिखता है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स है न्यूक्लियस में है प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्टेडी, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मोशन करेगा, टेम्परेचर के हिसाब से इसके पार्टिकल मोशन करेंगे। सभी जो साउंड में इंटरनल जो डिस्टर्बेंस आ रहा है, आवाज में डिस्टर्बेंस आ रहा है सर, बीच बीच में क्रैक हो रही है सर आवाज। अभी देखो फिर से बताना मुझे, सब ऐसी प्रॉब्लम हो तो फिर से एक बार बताना। इलास्टिक कोलाइजन इन विच, जस्ट अ मिनट, फिर से ऐसा कुछ हो तो बताना। ओके ओके, इनइलास्टिक कोलाइजन, इनइलास्टिक कोलाइजन के अंदर ऑब्जेक्ट कोलाइड होगी तो उसकी थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और इंटरनल एनर्जी के लिए बताया था किसी भी पार्टिकल की इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी को ऐड करने से इंटरनल एनर्जी मिलती है। और इंटरनल एनर्जी ऑलवेज डिपेंड, इंटरनल एनर्जी ऑलवेज डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ऑलवेज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। क्लियर? तो सबसे पहले इलास्टिक दिया, बाद में इनइलास्टिक दिया, अब कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलाइजन बताया। A collision in which the two particles move together after the collision is called the completely inelastic collision. फिर से, a collision in which two particles move together after the collision is called the completely inelastic collision. ये तो inelastic सपोज एक्सप्लेन करना है तो नॉर्मली ऐसा भी बता सकते हैं। सपोज ए वुडन ब्लॉक वो स्टेडी कंडीशन में है, इसका मतलब V2 इक्वल टू 0, V2 इज इक्वल टू 0। ओके, मास इसकी क्या बताएंगे? M2। इनिशियल तो V2I भी लिख सकते हैं, सेकंड की इनिशियल तो V2I इक्वल टू 0 ऐसा भी लिख सकते हैं, V2I इक्वल टू 0। और सपोज यहाँ से हमने बुलेट फायर की, यहाँ से हमने एक बुलेट फायर की और बुलेट फायर करेंगे तो उसकी मास M1, V1I इस डायरेक्शन में होगा। ओके, जब ये कोलाइड होगा तो बाद में ब्लॉक आगे जाएगा लेकिन बुलेट ब्लॉक के अंदर आ जाएगी, तो टोटल मास कितना होगा? M1 प्लस M2 और इसकी वेलोसिटी v इज द फाइनल वेलोसिटी। तो चेक करो इनिशियली ये तो स्टेडी था, इसके पास कोई मोमेंटम नहीं,
ओके, इसके बाद मोमेंटम है m1 v1 i जितना, इसकी मोमेंटम कितनी, m1 v1 i, इसकी मोमेंटम 0 बिकॉज m into v मल्टीप्लिकेशन 0। ओके, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मतलब pi इज इक्वल टू pf, सो m1 v1 i plus 0 is equal to m1 plus m2 vf, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। ओके, और इससे सपोज आपको फाइनल वेलोसिटी ऑफ सिस्टम कंप्लीट करना है कि ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, सो क्या लिखेंगे, m1 v1 i अपॉन m1 प्लस m2, इतनी वेलोसिटी से ये ब्लॉक मोशन करेगा, इतनी वेलोसिटी से ये ब्लॉक मोशन करेगा। ये जो कंप्लीट है वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जनरल कंप्लीशन दी वो भी क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिससे आपको फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक मिल गया। सिमिलरली इसके लिए काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना हो तो भी हो सकता है, सपोज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी या इनिशियल काइनेटिक माइनस फाइनल, जो भी लिखना है, बिफोर एंड आफ्टर वो हमको कंप्लीट करना है, तो बिफोर 1/2 m1 v1 i स्क्वायर, इसके लिए 1/2 m1 v1 i स्क्वायर माइनस 1/2 फाइनल में लिखा सर है अभी भी हो ही रहा है m1, बीच बीच में। कितने लोगों को साउंड प्रॉब्लम आ रही है, सर थोड़ा थोड़ा क्रैक तो हो ही रहा है आवाज। सर क्रैक हो ही रहा है। बीच बीच में हो रहा है सर। तो बाद में एक काम करना, ये कंप्लीट होने के बाद एक बार रिकॉर्डेड चेक करना, क्योंकि यहाँ तो नेट से लेके सब कुछ कंप्लीट बता रहा है और माइक्रोफोन से डायरेक्टली मोबाइल से वो नहीं होता। और सर बोर्ड भी कभी कभी ब्लर हो जाता है। क्योंकि मेरे सामने दो चीजें, मोबाइल से भी होता है लैपटॉप से भी होता है, इसलिए मैंने चेक किया, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसे तो नेट में नहीं आ रही, इधर तो हो रहा है, हो रहा है सर, अभी तो बहुत ज्यादा सर हो गया। बहुत क्रैक हो रहा है। क्या बहुत हो अभी रहा है पहले सर। से ज्यादा हो रहा है क्रैक। वैसे ज्यादा हो रहा है, ओके चलो देखते हैं, टॉपिक में कोई प्रॉब्लम रहता है तो बाद में नेक्स्ट में कंप्लीट करेंगे। चेक करो एक बार फिर से, अभी क्लियर है सर। आवाज प्लस माइनस नहीं आती ना? हाँ अभी क्लियर आ रहा है सर। अभी क्लियर है है। पर बाद में पता नहीं। ओके बाद में बताना, चलो कोई बात नहीं। तो हमने कैलकुलेशन की, जब ये बुलेट जो है इनिशियल वेलोसिटी v1 i मतलब m1 v1 i ये ब्लॉक के अंदर कोलाइड होगी, मतलब ये इनिशियल स्टेडी था, उसका मास m2, जब ब्लॉक में स्टेडी लगेगी टोटल मास m1 प्लस m2, टोटल मास m1 प्लस m2, वेलोसिटी क्या होगी vf। ओके,
So now initial momentum equal to final momentum. So initial m1 v1 I plus 0. Okay, and that is the final matlab m1 plus m2 into vf. So final velocity of a given system is the m1 v1 I upon m1 plus m2 रहेगा. Change in kinetic energy. Okay, change in kinetic energy कंप्लीट करना है. तो इसका मतलब इनिशियल जो हमने काइनेटिक एनर्जी दी थी इसमें क्या हुआ. तो फर्स्ट की काइनेटिक एनर्जी is 1/2 m1 v1 I square x minus final so 1/2 m1 plus m2 v1 x square. ओके, अब इसके अंदर सपोज m1 v1 I माइनस 1/2 m1 plus m2 और ये सपोज ऐड कर देंगे. So m1 square v1 I square upon m1 plus m2 whole square. क्लियर. तो इससे आप चेक कर सकते हैं तो कैंसिल हो जाएगा. ओके, सो नाउ 1/2 m1 v1 I square कॉमन, तो रिमेनिंग पार्ट ओनली 1. 1/2 बाहर आ गया, m1 बाकी रहेगा अपॉन क्या बचेगा m1 प्लस m2. ओके, तो ये जो उन लोगों ने बताया, ये जो कैलकुलेशन को दी, ओके, वो कैलकुलेशन के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है. ये क्या मिला आपको, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. उन्होंने टेक्स्ट में भी एक करके दिया है 36 नंबर के अंदर उन्होंने कैलकुलेशन ये दी है और बाद में नोट करके बाद में पूरा सिंप्लीफिकेशन दिया. लेकिन सिंप्लीफिकेशन प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है. समझो मेरी बात. इसमें जो v1 है v2 की जो सिंप्लीफिकेशन है उसको प्रिपेयर नहीं करना, लेकिन ये तो आपको पता चलना चाहिए कोलाइड होने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको क्या मिलेगा. ओके, ये सब आपको क्लियर हो जाना चाहिए. इसने बताया कि सपोज में यहाँ भी सपोज यहाँ और आप एलसीएम लेंगे तो क्या आंसर मिलेगा. यहाँ सपोज आप एलसीएम लेंगे तो आंसर में क्या मिल सकता है 1/2 m1 v1 I square. So m1 plus m2 minus m1 upon m1 plus m2. So m1 cancel, m1 m1 क्या हो जाएगा कैंसल. ओके, तो रिमेनिंग पार्ट जो है तो m1 m2 इधर 1/2 m1 बाद में क्या होगा m2 v1 I square अपॉन m1 plus m2. इसलिए हम लिख सकते हैं एलसीएम लेंगे तो सपोज इस तरह से लिखना है, आप यहाँ भी लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में. क्लियर. तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और ये फाइनल वेलोसिटी कब, ये कोलाइड होने के बाद. इसको उसने थर्ड डेफिनेशन के हिसाब से लिखा था कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलाइजन. कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलाइजन करके जो दिया था वो कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलाइजन. बराबर क्लियर हो गया. और इसको सिंप्लीफाई करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा जरूरत नहीं है. इसको डिस्टर्ब ज्यादा नहीं किया, वरना एक चीज चेक करो. देखो आप यहाँ 1/2 कॉमन निकाल दो, m1 v1 I अपॉन v1 v2 सॉरी m1 m2 वहां से भी हो सकता है. देखो चलो मैंने 1/2 रख दिया, m1 अपॉन m1 प्लस m1 अपॉन m1 प्लस इंटू v1 I. तो इंटू v1 I है. ओके, तो इसको क्या लिखेंगे pf सॉरी रिमेनिंग पार्ट क्या रहा सिर्फ m2. रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा m2. ओके, v1 I स्क्वायर इनटू इसको क्या लिखेंगे vf. ऐसे तो नंबर ऑफ इक्वेशंस कंप्लीट हो सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है. जो आपको लास्ट फॉर्मेट दिया वहां तक इसको सिंप्लीफाई आप करेंगे. ओके, नोट करके उन लोगों ने आगे v1 v2f की फॉर्मूला निकाली, लेकिन वो आप कंप्लीट नहीं करिए. नोट से आगे वो 36 नंबर क्वेश्चन नहीं लिखे. एक बार हो सके तो दर्पण में चेक करो कौन सा 36 नंबर नोट लिखा, उससे आगे कैलकुलेट नहीं करना है, बस वहां से एक बार कंप्लीट कर देना. डिस्कस द कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलाइजन इन वन डायमेंशन. जिससे आपको क्या मिलेगा, एक तो फाइनल वेलोसिटी जो डेफिनेशन में दी है,
कि जब दो ऑब्जेक्ट कोलाइड होंगे सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह मूव करेंगे तो उसको आप कंप्लीटली इनलास्टिक बताएंगे, इसमें फाइनल वेलोसिटी मिलेगी। और सेकंड कैलकुलेट करना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले चलो 36 आप एक बार प्रॉपर्ली कंप्लीट कर लो। 36 और सर अभी भी हो ही रहा है सर प्रॉब्लम तो। हाँ सर। अब देखो मेरी बात सुनो, जिसको जहां से कोई आया तो एक बार रिकॉर्डेड वीडियो चेक करना, उसमें ऐसा नहीं आएगा, समझो। रिकॉर्डेड वीडियो आप फिर से एक बार चेक कर लेना, कि हर लेक्चर के बाद में रख देता हूँ, इसलिए आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो डायरेक्ट यहाँ रिकॉर्ड होती है, इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सर नहीं सुनाई दे रहा। क्या सर क्या बोल रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है। सर सुनाई नहीं दे रहा। एक काम करो, जिसको क्लियर जो रिकॉर्डेड वीडियो होता है ना, रिकॉर्डिंग वाला वीडियो, वो आप रख देना। सर आपकी आवाज भी नहीं आ रही। ओके सर। थर्टी सिक्स नंबर सिर्फ नोट्स तक ही पढ़ना है। हो गया सर, डन। ओके, अब बीच में 37 30 आगे करेंगे, पहले 39 कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि 39 जो है वो प्रॉपरली वही जो थियरी हो ज्यादा से ज्यादा रिपीटेड है। उससे पहले आज 39 कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, और नेक्स्ट सेक्शन का 37 और 38 लेंगे। क्लियर? पहले 39 देखो, ये कौन सी कोलाजन थी? कंप्लीटली इलास्टिक। अब जो पढ़ा रहा हूं वो इलास्टिक कोलाजन की थियरी है। थर्टी नाइन नंबर 39 पहले कंप्लीट करेंगे। डिस्कस द इलास्टिक कोलाजन इन 2 डायमेंशन। डिस्कस इलास्टिक कोलाजन इन 2 डायमेंशन। अब देखो, ओके, फर्स्ट एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे जिसको बताएंगे M2। सब्जेक्ट क्या बताएंगे? M2। और M1 जो है वो V1I वेलोसिटी से, M1 V1I वेलोसिटी से इसके साथ कोलाइड होगा। अब कोलाइड होने के बाद M1 इस डायरेक्शन में जाएगा और M2 इधर आएगा। This angle is θ1, θ2. Velocity of first object. Velocity of first object is v1f, and velocity of second object is v2f. Okay, v1f और v2f. Okay, अब
ये इलास्टिक कोलाजन है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोथ आर सेम। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब कोलाइड होने से पहले और कोलाइड होने के बाद इक्वल। सेकंड, किसी भी टाइप की कोलाइजन होगी मतलब मोमेंटम कंजर्व होगा। किसी भी टाइप की कोलाइजन के लिए मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व। ओके, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मोमेंटम, ये लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट की मोमेंटम p1 प्लस सेकंड की मोमेंटम, ओके, p1i p2i इज इक्वल टू p1f प्लस p2f। इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट, initial momentum of second, final momentum of first and final momentum of second. So इसको m1 v1i plus 0 because second के लिए initial velocity जो है ये पूरी चीज स्टेडी है, ये x एक्सिस रहेगा और इसको क्या बताएंगे बाद, that is equal to p1f, तो इसकी वेलोसिटी क्या लिखी हमने? m1 v1f। सेकेंड वेलोसिटी क्या लिखी? m2 v2f। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन इज m1 v1i m1 v1f m2 v2f। Now the x component of the x component of momentum, okay, x component momentum लिखना है तो फर्स्ट पार्टिकल मूव इन डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो क्या लिखेंगे? m1 given I cos 0। सेकंड का मोमेंटम है ही नहीं, ओके ना, तो m1 v1 f cos theta 1 plus m2 v2 f cos theta 2, okay, initially cos 0 1, so m1 v1 I m1 v1 f cos theta, m2 v2 f cos theta 2 is the equation number 2 according to x component. Now y component, just a minute, okay, now y component, so y component is m1 v1 I sin 0, m1 v1 f sin theta 1, m2 v2 f sin theta 2, but sin 0 is equal to 0 and therefore m1 v1 f sin theta 1 plus m2 v2 f sin theta 2 and therefore m1 v1 f sin theta 1 is equal to minus m2 v2 f sin theta 2 is equation number 3. Okay, ये सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम की बात हुई, ये सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम की बात हुई। अब काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट क्योंकि इलास्टिक कोलाइजन है और इलास्टिक कोलाइजन के अंदर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होगी। सो नाउ फॉर काइनेटिक एनर्जी, सो 1/2 m1 v1 I स्क्वायर, इसके लिए काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 है। ओके, नाउ m1 v1 f square 1/2 m2 v2 f square, both the side 1/2 common and cancel, so m1 v1 I square m1 v1 f square m2 v2 f square is a number 4। अब चेक करो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर, चलो 1 लेफ्ट करो, इक्वेशन 2 3 and 4, 2 3 and 4 टू डायमेंशन इलास्टिक कोलाइजन की इक्वेशन है, टू डायमेंशन इलास्टिक कोलाइजन के लिए इक्वेशन है। ओके, सर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? तो सबसे पहले m1 m2 v1 I and v2 I,
आफ्टर कोलाइजन θ1 θ2 V1F एंड V2F चेक करके फिजिकल क्वांटिटी मिलती है और ये सब भी फिजिकल क्वांटिटी कोलाइड होने के बाद मिलती है और ये कैलकुलेट करना है तो आपके पास 3 इक्वेशन है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इक्वेशन से सिर्फ और सिर्फ 3 फिजिकल मिलेगी, 4 फिजिकल क्वांटिटी पॉसिबल नहीं है। क्लियर? 3 इक्वेशन से सिर्फ 3 फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, 4 पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकली ये चारों में से किसी एक की वैल्यू आपको पता है तो बाकी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से उसने 39 नंबर क्वेश्चन दिया कि डिस्कस द इलास्टिक कोलाइजन इन 2 डायमेंशन। डिस्कस द इलास्टिक कोलाइजन इन 2 डायमेंशन। चलो आज ज्यादा वर्क नहीं करेंगे, चलेगा। आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन, सॉरी 35, 36 एंड 39 ये 3 क्वेश्चन ही कंप्लीट करने हैं। 35, 36 एंड 39 ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ओके, सिर्फ 1 डायमेंशन बाकी है, वो नेक्स्ट में हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, आज इतना ही रखो। कौन कौन से 35, 36 और 39? सबसे पहले मैंने कंप्लीट इनइलास्टिक पढ़ा है और उसके बाद इलास्टिक कोलाइजन बताया। 1 डायमेंशन के लिए वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। क्लियर? चलो आज इतना ही रखेंगे। सर रिकॉर्डेड रख देना क्योंकि इसमें तो सर पता नहीं हाँ चला सर, हर रोज जो भी लेक्चर है सब रिकॉर्डेड वीडियो है ही अवेलेबल गूगल क्लासरूम में, ये भी अभी रख देंगे।